दोस्तों क्या हाल चाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका अपना लेखा शास्त्र। और आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लेखांकन की प्रणालियां। जैसा इसका नाम है वैसा इसमें आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली और यहां तक कि भारतीय बही खाता प्रणाली जिसे महाजनी प्रणाली भी कहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। यही चैप्टर अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से होगा, तो आपको टॉपिक्स ढूंढ लेने हैं कि जैसे कुछ किताबों में इस चैप्टर में ऐसे करता है कि दोहरा लेखा प्रणाली नाम से ही एक चैप्टर हो जाए सीधे सीधे, ठीक है। तो कुछ किताबों में लेखांकन की प्रणालियां नाम से ही चैप्टर, उसमें सारी प्रणालियां हो। तो ऐसे ऐसे करके चैप्टर्स आपको स्टार्टिंग के जो हैं वो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से मिलते हैं, लेकिन जब तक थ्योरी चल रहा है तभी तक ये कंफ्यूजन बने रहते हैं। फिर रहोगे कि सर जरूर मिल जाएगा, ये वाला टॉपिक जरूर मिल जाएगा, तो उसको हमारा जो है वो क्या हुआ था वो पिछले चैप्टर। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्विप्रविष्टि प्रणाली क्या है, इसके इतने टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले, इतने ढेर सारे। क्या लेखांकन की प्रणालियां क्या है इसको हम लोग जानेंगे, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्विप्रविष्टि प्रणाली क्या है इसके अर्थ को जानेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली भी इसको कहते हैं, द्विप्रविष्टि यानी दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। जिसे इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। हिंदी में कहेंगे दोहरा लेखा प्रणाली या द्विप्रविष्टि प्रणाली। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसी दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा भी जानेंगे, फिर वही दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं भी जानेंगे, फिर वही द्विप्रविष्टि प्रणाली यानी दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य भी जानेंगे। ये सारी की सारी बातें जानेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू कर दिया जाए, सब लोग आ ही गए। चलो पड़ेगा, साउंड तो सही लग रहा है। एक जिसे आप लोग बहुत सी प्रणालियां हैं उन सब शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। और आज का टॉपिक में हम लोग ये सारी की सारी बातें जानने वाले हैं। तो क्या है, सबसे पहले देखेंगे लेखांकन की प्रणालियां। सबसे पहले देखेंगे कि लेखांकन की प्रणालियां, तो हमारा जो लेखांकन होता है उसकी कई प्रणालियां हैं, कई प्रणालियां, बहुत सी प्रणालियां हैं। उन सभी प्रणालियों में से जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारी प्रणालियों में से हम लोग जो है ये इस तरह के 4 प्रणालियों के नाम सबसे ज्यादा फेमस है जिसके बारे में पढ़ते हैं। अब बोलोगे सर इन 4 के अलावा तो हमने किसी प्रणाली का नाम नहीं सुना है। एक एजेंसी बुक कीपिंग भी होता है, वो इंग्लैंड में चलता था। दोहरा लेखा प्रणाली से पहले आपके जो यूरोप में जो लेखांकन की प्रणाली जो चलता था उसका नाम है एजेंसी बुक कीपिंग। नाम दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं ना। ऐसे करके लेखांकन की प्रणालियां अलग अलग देशों में अपनी अपनी थी, पुरानी पुरानी थी। लेकिन जो आधुनिक काल के जब लेखांकन स्टार्ट हुआ, अकाउंटेंसी स्टार्ट हुआ, तो ये 4 प्रणालियां जो है जानी गई। और इन्हीं 4 प्रणालियों को हम लोग जो है अक्सर पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी प्रणाली है भाई, तो भारत में प्रचलित लेखांकन की प्रणालियों को इस तरह से स्पष्ट किया जाता है। कैसे, सबसे पहला जो प्रणाली है उसका नाम है द्विप्रविष्टि प्रणाली, जिसे हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। द्विप्रविष्टि प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली, यहां पे तो नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। क्या हम लोग कहते हैं इसको, दोहरा लेखा प्रणाली, द्विप्रविष्टि प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली। और इंग्लिश में इसका नाम हमने आपको बता ही दिया। इंग्लिश में इस प्रणाली को किस नाम से जानते हैं भाई, तो इंग्लिश में इस प्रणाली को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। यह हो गया। इसी तरह अगर हम लोग यहां पे पढ़े तो यहां पे भी कुछ प्रणालियां दिख रही हैं, ठीक है। ये सबसे मेन प्रणाली इसलिए इसको एकदम अलग से दिया गया है। देखो क द्विप्रविष्टि प्रणाली एकदम अलग से, ये मेन है, इसी से सारे के सारे लेखांकन होते हैं, इसलिए इस प्रणाली को देखो एक अलग से दिया गया है। बाकी सारी प्रणालियों को अन्य प्रणाली के नाम से पढ़ाया जा रहा है। बाकी सारी प्रणालियां कौन सी प्रणाली है, अन्य प्रणालियां। और उस अन्य प्रणालियों में जो सबसे पहली प्रणाली दिख रही है वो कौन सी है, उसका नाम है इकहरा लेखा प्रणाली या एकल प्रविष्टि प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली या एकल प्रविष्टि प्रणाली, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या कहेंगे, सिंगल एंट्री, ठीक है, सिस्टम। तो इंग्लिश में इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इकहरा लेखा प्रणाली। बात समझ में आ गया, जैसे डबल एंट्री सिस्टम उसी तरह सिंगल एंट्री सिस्टम। अगली प्रणाली जो है उसका नाम आपको दिख रहा है, उसका नाम आपको यहां पे दिख रहा है क्या, रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैश सिस्टम। क्या कहेंगे, कैश सिस्टम, ठीक है। ये हमारा हो गया रोकड़ प्रणाली। और इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रणाली है उसका नाम है महाजनी प्रणाली। ये हमारा इंडिया में पॉपुलर था। इस प्रणाली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं, इसी प्रणाली को हिंदी में एक और नाम है भारतीय बही खाता प्रणाली, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे इंडियन सिस्टम। बात समझे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडियन सिस्टम, ठीक है।
डन, क्लियर बात। तो ये हमारा क्या है, ये सारी की सारी प्रणालियां हैं और एक एक करके हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन सभी प्रणालियों में, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली कौन सी है, वो है यही दोहरा लेखा प्रणाली। इसीलिए इस प्रणाली के ऊपर 2 लेक्चर हैं, आज का एक लेक्चर और इसके बाद का एक लेक्चर, वो पूरा का पूरा हमारा इसी प्रणाली के ऊपर होगा। ठीक है, इसके बारे में A to Z जानोगे, A to Z चीजों को सीखोगे और इसके बारे में थ्योरी के तौर पे जरूर पूछा जाता है हाफ ईयरली एग्जाम में। ठीक, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहली बात कि दोहरा लेखा प्रणाली आखिर में क्या है। इसी प्रणाली के ऊपर एक अवधारणा था, द्विपक्ष अवधारणा, याद है किसी को, बता दो तो। द्विपक्ष अवधारणा जो हमने पढ़ाया था जस्ट पिछले चैप्टर में, वो क्या था, किसी को याद है, कुछ बता दो, कोई भी बच्चा। द्विपक्ष अवधारणाओं के बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या होता है, कोई जानता है क्या? डेबिट एंड क्रेडिट दो पक्ष बोलो, वो ठीक है। लेखांकन की पुस्तकों में तो सौदों को लेकर बात निकल के सामने आ रहा है कि क्या है। द्विपक्ष अवधारणा ये कहता है कि जब भी हम लोग सौदों को लिखते हैं लेखांकन की पुस्तकों में, तो सौदों को लेखांकन की पुस्तकों में लिखते समय इस बात को ध्यान में लग करके लिखते हैं कि हर एक सौदों को 2 पक्षों में लिखा जाए। एक पक्ष डेबिट होगा तो दूसरा पक्ष उसके ठीक विपरीत क्रेडिट होगा, और समान राशि से। डेबिट जितने अमाउंट से होगा सेम टू सेम उतने ही राशि से क्रेडिट भी होगा। तो इस तरह से होता है द्विपक्ष अवधारणा कि किसी भी प्रविष्टि को 2 पक्ष होते हैं। बिल्कुल सही मुस्कान वर्मा, बहुत बढ़िया, आपने जो है अब एकदम परफेक्ट बताया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये हमारा हो जाता है क्या, द्विपक्ष अवधारणा। ठीक है, और इसी के आधार पे हमारा ये दोहरा लेखा प्रणाली है, और देखो इसमें भी डेफिनेशन वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द्विप्रविष्टि प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम, ये क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम लोग जान ले, नाम से यहां पे समझ लो डबल एंट्री सिस्टम, यानी एंट्री मतलब लिखना और डबल यानी 2 बार लिखना। तो एक ही सौदा होगा उसको 2 बार लिखना होगा। तो एक ही सौदा, कोई पागल है कि 2 बार लिखेगा भाई, एक ही चीज को 2 बार क्यों लिखना, कोई पागल है बताओ, कोई एक ही चीज को बार बार क्यों लिखेगा, 2 बार क्यों लिखेगा, क्योंकि इस प्रकार से लिखा, ये सिस्टम है कि हर एक, जब भी सौदे होंगे, कोई भी सौदा, कोई भी एक सौदा जब भी होगा, तो उस सौदे को जब लेखांकन की पुस्तकों में लिखा जाएगा तो उस सौदे को इस प्रकार से लिखा जाएगा कि उसका एक पक्ष डेबिट कर दिया जाएगा और दूसरा पक्ष क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हो कि हर एक सौदे के प्रभाव 2 पक्षों पर पड़ेगा, ये पक्का है। हर एक सौदे का प्रभाव 2 पक्षों पे पड़ेगा, एक पक्ष को डेबिट, दूसरे पक्ष को क्रेडिट। कैसे, समान राशि से और विपरीत। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे माल खरीदा, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग इसका जनरल एंट्री आगे सीखोगे। माल खरीदा, ये हमने एक एग्जांपल दे दिया। अब माल खरीदा तो इस पे 2 पक्षों पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सोचो। माल खरीदा तो 2 पक्षों पे प्रभाव पड़ेगा ना, कैसे, पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि माल पर, भाई आप खरीद रहे हो तो माल पे प्रभाव तो पड़ेगा, और दूसरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, रोकड़ पर। खरीदोगे तो पैसा देना है, भुगतान करना है, तो रोकड़ पर। माल और रोकड़ दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। तो अब रूल के अकॉर्डिंग द्विप्रविष्टि प्रणाली में 2 पक्ष मिल गया, अब रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, किसी एक को डेबिट किसी एक को क्रेडिट करना है। लेकिन कैसे, हवा भाई नहीं, इसके पीछे आराम से अपना नियम कानून लगता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप जब करते हो तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, क्योंकि हमें पता है, आगे आपको हम रूल समझा देंगे जिसके अकॉर्डिंग आप जानोगे, तो जनरल वाले चैप्टर में आप सीखोगे। ठीक है, और एक पक्ष आपको क्रेडिट मिलेगा, पक्का ये काम करना है। यही होता है दोहरा लेखा प्रणाली, हर सौदों के 2 पहलुओं में लिखना, एक पक्ष को डेबिट करना, दूसरे पक्ष को क्रेडिट करना, समान राशि से विपरीत। ठीक, चलो यही लिखा है। द्विप्रविष्टि प्रणाली का अर्थ प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार, व्यवहार का मतलब सौदा, कि विपरीत प्रविष्टि यानी उल्टा प्रविष्टि एक साथ 2 खातों में करना, एक साथ 2 खातों में करना, एक माल खाता दूसरा रोकड़ खाता, हो गया ना, ऐसे ही करना। इसमें प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार के लिए एक खाता डेबिट, प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार के लिए एक खाता डेबिट और उतनी ही राशि से दूसरा खाता क्रेडिट किया जाता है। एक खाता डेबिट और दूसरा खाता क्रेडिट उतनी ही राशि से किया जाएगा विपरीत रूप से। ठीक है, इसमें खाते के डेबिट या क्रेडिट होने की प्रविष्टि कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होती है, और इस जब दोहरा लेखा प्रणाली अपनाते हैं तो इसमें जिस भी खाते को डेबिट करना है या जिस भी खाते को क्रेडिट करना है, ये हमारे मन से नहीं चलता कि हमें अच्छा लग रहा है कि यार हम माल को डेबिट कर दें, हमें अच्छा लग रहा है कि हम रोकड़ को क्रेडिट कर दें। यार आपके अच्छा लगने या बुरा लगने से नहीं है, यहां पे जो डेबिट और क्रेडिट होगा वो क्यों होगा, उसके पीछे अपना नियम और कानून है, कुछ विशेष नियम है, कुछ विशेष कानून है, उस नियम कानून के तहत क्या करना है, उसको डेबिट और क्रेडिट करना है, तो नियमों के आधार पर यहाँ पे लेखा होगा। ठीक, धन्यवाद। ये हो गया दोहरा लेखा प्रणाली, बात समझ में आया, दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है।
ठीक है ना। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है, ये बात समझ में आ गया विद्वान लोग, ठीक है। तो अगला देखो क्या है, आगे बताता है दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषाएं देख लो। अब इसके लिए कुछ परिभाषाएं भी बताया गया, कौन बताएगा, वही विद्वान लोग, ठीक है। तो पहला यहां पर बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली को द्विअंकन प्रणाली अथवा द्विप्रविष्टि प्रणाली भी कहते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके परिभाषा में विलियम पिकल्स, ठीक है, विलियम पिकल्स हैं, इनके हम लोग परिभाषा को देखते हैं। तो विलियम पिकल्स ने कैसे बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है, तो उनके शब्दों में देखा जाए तो दोहरा लेखा प्रणाली में सौदों के दोनों रूपों को लिखा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में सौदों को दोनों रूपों को लिखा जाता है। दोनों रूपों का मतलब वही एक डेबिट एक क्रेडिट, दो पक्ष, कोई दो पक्ष होंगे, उन दोनों पक्षों को लिखा जाएगा। जैसे माल खरीदा, आप सीधे सीधे आप समझो माल खरीदा, तो सीधी सी बात है माल खरीदे तो माल एक है हमारे पास आ रहा है और दूसरा रोकड़ जा रहा है, दोनों पक्ष हुए ना। माल उधार खरीदा तब भी दोनों पक्षों को लिखा जाएगा, एक माल आपके पास आ रहा है और एक जिससे उधार खरीदा उसका नाम, समझे। तो हर समय क्या होगा, जब भी सौदा होगा उसके दोनों पक्षों को लिखना है, दोनों पहलुओं को लिखना है, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना है, यही बात बोला है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में सौदों के दोनों रूपों को लिखा जाता है, एक पाने वाला और दूसरा क्या होता है, दूसरा देने वाला होता है, ठीक है। अर्थात प्रत्येक लेन देन में एक खाता पाने वाला और दूसरा खाता देने वाला होता है, और पाने वाला खाता जो है डेबिट हो जाता है और देने वाला खाता क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। ये बता रहे हैं कौन, पिकल्स, कि हर एक सौदे में एक पाने वाला पक्ष होता है, दूसरा देने वाला पक्ष होता है, पाने वाला डेबिट हो जाता है, देने वाला क्रेडिट हो जाता है, यही बात हो जाता है, ठीक। तो ये बता दिया गया आपका किसके द्वारा, ये बताया गया पिकल्स के अनुसार क्या होता है। 90 अंक जो है निगेटिव पहलू को भी ध्यान देता है। विशेषताएं देख लेते हैं, विशेषताएं, चलो क्या दिक्कत हो गया भाई 10% वालों को, विशेषताओं से समझो। अब क्या करते हैं हम लोग, दोहरा लेखा प्रणाली की अपनी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या होता है आप लोगों को पहले से हम बता चुके हैं, जब भी विशेषताओं को देखना रहता है तो हमारा दिमाग क्या होता है, पॉजिटिव पहलू पे भी ध्यान देता है और हमारा दिमाग जो है निगेटिव पहलू को भी ध्यान देता है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलुओं को रखते हैं हम लोग विशेषता में। विशेषता बोलता है कि वो चीज किस प्रकार का है, क्या है, उसी को हम लोग विशेषता कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखा जाए तो पहला विशेषता क्या बोलता है, पहला विशेषता यही बोलता है कि मौद्रिक लेन देन की प्रविष्टि, भैया ये पूरा पूरा लेखांकन की विशेषता है। पढ़ते आ रहे हो ना लेखांकन का, पहले चैप्टर से लेके आज तक क्या पढ़ते आ रहे हो, कि सौदों एवं घटनाओं को जो कि मौद्रिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी जिन सौदों एवं घटनाओं को मुद्रा में नापा जाता है उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को हम लोग लेखांकन के अंदर शामिल करते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली की भी यह विशेषता है कि हम लोग इसके अंदर सब कुछ को नहीं लिखते हैं, उन्हीं को लिखेंगे जिसे हम लोग मुद्रा में नाप सकते हैं। तो मौद्रिक लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। तो यही बता रहे हैं द्विप्रविष्टि प्रणाली में केवल उन्हीं लेन देनों की प्रविष्टि की जाती है जिसे मुद्रा में मापा जा सके। ऐसे लेन देन जिसका मुद्रा में मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता, इसकी प्रविष्टि नहीं की जाती है। बताओ ऐसा क्या, ऐसा कोई चीज बताओ जिसको मुद्रा में नहीं नापा जा सकता, जिस एग्जाम्पल दो। ईमानदारी, यही है ना, ईमानदारी हो, गुण हो, इन सब चीजों को क्या करते हैं हम लोग, नाप नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी भी गुण को नाप नहीं सकते। तो एकदम सही है, परफेक्ट बात। तो दूसरा दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें हर सौदों को दो खातों में लिखना होता है, किसी एक खाते में कभी भी पूरा सौदा नहीं होगा। जब भी सौदों को लिखना है तो दो विपरीत खातों में उसका लेखा होगा, एक खाता डेबिट में जाना है, दूसरा खाता क्रेडिट में जाना है, सेम टू सेम अमाउंट से। तो यही बात बोल रहा है। तो इस प्रणाली में प्रत्येक लेनदेन का उल्लेख दो खातों में किया जाता है, जिसमें से एक खाता जितनी राशि से डेबिट होता है, दूसरा खाता उतनी राशि से क्रेडिट होता है, यानी सेम अमाउंट विपरीत पक्ष में हमारा एंट्री होता है। ये बात भी डन है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा खातों का वर्गीकरण। इसके अलावा दोहरा लेखा प्रणाली में अभी आप आगे भी सीखोगे, इसके बाद के चैप्टर्स में आप सीखोगे खातों का वर्गीकरण। तो इसके बाद आप जान रहे हो कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जिस नियम को लगा करके हम लोग खातों को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, वो पूरा का पूरा विश्व में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को ले लो। उन सभी ट्रांजेक्शन को लेने के बाद आप समझोगे तो सारे ट्रांजेक्शन में जो जिन जिन खातों पे प्रभाव पड़ता है उन सारे खातों को तीन वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, ठीक है, तीन वर्गों में बांटा जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार खाते कितने प्रकार के होते हैं, तीन। पहला हो गया व्यक्तिगत खाता जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पहला हो गया व्यक्तिगत खाता जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट। दूसरा हो गया वास्तविक खाता जिसको हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट, और तीसरा हो गया हमारा नाम मात्र खाता जिसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। इन तीन खातों में जो है हमारा पूरा का पूरा लेखांकन को किया जाता है, ठीक है, सारे के सारे खाते यही हैं। संपत्ति रियल अकाउंट है और नाम मात्र सब चीज।
पर्सनल अकाउंट में नाम आएगा, चाहे कंपनी का नाम हो, चाहे संस्था का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, किसी का भी वो नाम पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में संपत्ति आ जाएगा, कोई भी संपत्ति रियल अकाउंट है। और नाममात्र खाते में क्या होगा, आय व्यय लाभ हानि, इस तरह की चीजें हमारा आ जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे इसके अंतर्गत हो जाएंगे। डन बात, इसी में हमारा लेखांकन होता है। नेक्स्ट बात देखते हैं। तो नेक्स्ट बात हमारा क्या है, डेबिट एवं क्रेडिट का निर्णय। डेबिट एवं क्रेडिट का निर्णय, ये भी हमारा इसकी विशेषता है। अब इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं कि डेबिट और क्रेडिट का निर्णय हम अपने मन से लेंगे। जैसे हम पूछें बताओ माल बेचा, क्या एंट्री होगा, बताओ कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, जल्दी से बताओ आप लोग। माल बेचा, क्या जनरल एंट्री होगा, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, बताओ तो देखे कौन बता लेगा। बताओ ना क्या क्या। ठीक है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट माल डेबिट बता दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ये नियम जानते हैं कि क्यों कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों कैश हमारा जो है सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने नियम पढ़ा हुआ है। तो ये डेबिट और क्रेडिट करने का ये नहीं है कि मन किया तो हमने कर दिया, हमें अच्छा लग रहा था कि हम कैश को डेबिट करें, हमें अच्छा लग रहा था कि हम सेल्स को क्रेडिट करें, अपने अच्छे लगने के लिए हमने किया ना, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके पीछे नियम काम करता है और उसी नियम की वजह से ये डेबिट और क्रेडिट होता है। तो यही लिखा है कि इसमें खातों को डेबिट और क्रेडिट का निर्णय कुछ निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। जो कुछ निश्चित नियम होता है उसके आधार पर लिया जाता है। ऐसे नहीं कोई भी डेबिट कोई भी क्रेडिट हो रहा है मन के अनुसार, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोलता है गणितीय शुद्धता की जांच। इसके अलावा क्या है कि गणितीय शुद्धता की जांच भी संभव है। किसमें, यही दोहरा लेखा प्रणाली में। दोहरा लेखा प्रणाली अगर आप अपनाते हो और अच्छे तरीके से हम अपना पूरा लेखांकन करते हो तो क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली अपनाते हो और एकदम अच्छे से अपना पूरा लेखांकन करते हो तो क्या होता है, यही होता है आपका कि इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन डेबिट एवं क्रेडिट की गई समान राशि होने के कारण खातों का गणितीय शुद्धता की जांच परीक्षा सूची से तैयार की जाती है। तो यही होता है कि दोहरा लेखा प्रणाली में आप जानते हो ना कि हर सौदे का डेबिट और क्रेडिट समान होता है। आप जानते हो कि जब भी कोई सौदा होगा उसको डेबिट में भी लिखना है, वही सेम सौदा उसको क्रेडिट में भी लिखना है। ये बात जानते हो, अगर डेबिट में 500 रुपए लिखा है तो कंफर्म है कि क्रेडिट में भी 500 रुपए लिखा जाएगा। ये बात आप जानते हो। यानी ओवरऑल सारे के सारे ट्रांजेक्शन करते जाओ, जितना भी ट्रांजेक्शन करो हमेशा क्या होगा, हमेशा फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, हमेशा यही मिलेगा, है ना बात, फाइनल आंसर मिलेगा कि नहीं। ये बात समझ रहे हो ना भाई, सारे के सारे खाते डेबिट और क्रेडिट हो ही रहे, सारे के सारे ट्रांजेक्शन में सेम अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। तो कभी भी किसी भी समय आप अपना लो, आप अपना कैलकुलेशन कर लो, टोटल कर लो, तो आपको डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मिलेगा ही। और इसी चीज के लिए एक चीज बनाया जाता है, इस लेखांकन में एक विवरण पत्र बनाया जाता है। उस विवरण पत्र को क्या कहते हैं, परीक्षा सूची। ठीक है, और इसका एक और नाम है तलपट। तो इसी के लिए तलपट बनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना करके ही हम लोग खातों के शेष को लेते हुए पता कर लेते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया तो हम जांच कर लिए, हमें पता चल गया कि हमने लेखांकन एकदम शुद्ध स्पष्ट एकदम सही किया, कोई गलत हमारा लेखांकन नहीं है। ठीक है, तो ये गणितीय शुद्धता की जांच भी इसमें संभव है। ठीक है, इसमें जो है क्या है, गणितीय शुद्धता की जांच भी संभव हो जाता है। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात है कि ये पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली है। ये भी ध्यान रखो कि भैया ये जो प्रणाली है ना ये एकदम पूर्ण है। पूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट प्रणाली है। इसमें क्यों कंप्लीट प्रणाली है, क्योंकि देखो इसमें हर चीजों को लिखा जाता है, व्यक्तिगत पहलुओं को भी लिखा जाता है, अव्यक्तिगत पहलुओं को भी लिखा जाता है। लेखांकन में व्यापार में दो ही प्रकार की चीजें प्रभावित होता है, एक व्यक्तिगत दूसरा अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति या संस्था से रिलेटेड भाई, जैसे हमने माल खरीदा है, हमने माल बेचा है, हम व्यक्तिगत पहलू तो हमारा भी चीजों को लिखा जाएगा। और अव्यक्तिगत पहलू है, जैसे जितनी भी निर्जीव चीजें उनको भी लिखा जाएगा, जैसे माल खरीदना बेचना वो सारी अव्यक्तिगत चीजें हैं। जैसे आय व्यय लाभ हानि ये अव्यक्तिगत चीजें हैं, इनको भी लिखा जाता है। तो व्यक्तिगत अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के पहलुओं को लिखा जाता है, इसीलिए पूरा है, पूर्ण है, इसमें सब कुछ लिखा जाता है। दूसरी बात है कि दोनों पक्षों में भी लिखा जा रहा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखा जा रहा है, इस वजह से भी ये पूरा है, कुछ छूट नहीं रहा है। और वैज्ञानिक प्रणाली भी है। वैज्ञानिक प्रणाली इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें निश्चित नियम एवं सिद्धांत लग रहे हैं। हवा हवाई बात नहीं चल रहा है, मन के ऊपर है डेबिट कर दिया, मन के ऊपर है क्रेडिट कर दिया, ना, अपने मन के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसके पीछे एकदम नियम कानून सिद्धांत काम कर रहे हैं। तो जहां भी सिद्धांत का प्रयोग हो गया वो विज्ञान हो गया। ठीक है, तो इसीलिए पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली भी है। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का उल्लेख कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर दोनों पक्षों में किया जाता है, अतः यह वैज्ञानिक एवं पूर्ण प्रणाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि छल कपट की संभावना कम है। छल कपट की कम संभावना, क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई कि छल कपट ना हो।
भाई छल कपट तो हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे बोला है कि छल कपट, ये नहीं बोला कि छल कपट होगा ही नहीं, बोला है छल कपट की कम संभावना, यानी कुछ ना कुछ निगरानी किया हुआ है, कुछ ना कुछ ध्यान रखा हुआ है। जैसे आप बताओ, सीसीटीवी कैमरा लग जाने का मतलब क्या है कि चोरी नहीं होगा? बोलो आप बताना, अगर कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लग गया है, ठीक है, तो बताओ वहां पे कभी चोरी नहीं हो सकता है? बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या कहते हो आप लोग, जल्दी से बताओ। सर अकाउंटेंसी के लिए डीके गूगल का बुक सही रहेगा? हाँ देखो, सही तो सबसे बेस्ट है। तो सीधी सी बात है कि जहां पर कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, जहां पे कैमरा लगे हुए हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर चोरी की कम संभावना है, क्योंकि कैमरा निगरानी किया हुआ है, ध्यान रखा हुआ है। ठीक, सेम यही चीज है, तो इसीलिए यहां पे देखो कम संभावना बोला है, ऐसा नहीं कि एकदम संभावना ही नहीं। भाई चोर तो यार हर जगह, चोर के क्या होता है पता नहीं कितनी बुद्धि होती है ना, क्या कहते हैं यार, एक कहावत है ना, चोर की 76 बुद्धि, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चोर जो है उसके पास बहुत बुद्धि होता है, तो वो दिमाग लगा लेता है, कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल लेता है और घुस जाता है, चोरी कर लेता है, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कम संभावना होगा, और कम संभावना क्यों है, क्योंकि देखो जब भी सौदा हो रहा है तो उसे 2 बार लिख दिया जा रहा है, भैया सेम टू सेम अमाउंट डेबिट में, सेम टू सेम अमाउंट क्रेडिट में। तो जब भी घपला करना है तो यहां भी घपला करो, यहां भी घपला करो, वरना पकड़ा जाओगे, दोनों जगह घपला करना पड़ेगा, है ना बात। उसके साथ साथ इसमें यह भी है कि पहले तो 2 बार लिखना है, उसके साथ लिखने का तरीका भी क्या है कि एकदम क्रमानुसार, क्रमानुसार लिखना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिखना है। तो अगर क्रम बिगड़ा तब भी गड़बड़ होगा, ठीक है। तिथिवार लिखना है, तारीख भी एकदम सेम टू सेम है, यानी एकदम डिटेल से एक एक चीज का यहाँ पे ब्यौरा मिलता है। और जब सारा का सारा छोटी छोटी बातें भी अगर आपको ब्यौरा में मिलता है तो वहां पे घपलाबाजी करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि पकड़ा जाता है आदमी, ठीक है। तो ये बात हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम लोग पढ़ते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसकी विशेषताएं, सारी विशेषताएं डन है, सबको समझ में आ गया, सारी विशेषताएं समझ में आ गया ना सबको। चलो एक बार देख लेते परसेंटेज में, सबको क्लियर हो गया होगा कैसे पढ़ना है। 88 फिर एमसीक्यू होगा प्लस, ठीक है, में जैसे कि तो सबसे पहला उद्देश्य, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली का अपना उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ये देखा जाए, अगर उद्देश्यों की बात किया जाए तो सबसे पहला उद्देश्य क्या बोलता है कि व्यवसायिक व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में लेखा रखना। सीधी सी बात है भाई, दोहरा लेखा प्रणाली किस चीज की प्रणाली है, लेखांकन की प्रणाली है। तो उद्देश्य इसका पहला यही ना होगा कि लेखा कर लो। लेखा मतलब किस चीज का लेखा, जो सौदे हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो व्यापारिक लेन देन हो रहा है, उनको लिखने के लिए ही तो दोहरा लेखा प्रणाली का उदय हुआ है, जन्म हुआ है, तो इसलिए, ठीक है। तो द्विप्रविष्टि प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार का लेखा पुस्तकों में उपस्थित, यानी व्यवस्थित ढंग से तिथिवार एवं क्रमानुसार या क्रमवार भी बोल सकते हो, उल्लेखित करना है। यानी पहला उद्देश्य है कि सौदों को लिखना किताबों में, ठीक, पहला तो उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या कहते हैं, दूसरा उद्देश्य कहता है कि पूंजी एवं आहरण का ज्ञान उपलब्ध कराना। भाई सीधी सी बात है, हम लिख रहे हैं ना, क्यों लिखते हैं, सौदों एवं घटनाओं के लिखने का कारण क्या है, सब कुछ का जानकारी लेना, सब कुछ का जानकारी। व्यापार से संबंधित जितने भी हमारे क्या होंगे, जितने भी हमारे लेन देन हुए हैं, जो भी व्यापार से संबंधित आवश्यक सूचनाएं हैं, उन सब सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए, उन सब सूचनाओं के बारे में पता रखने के लिए तभी तो हम सौदों एवं घटनाओं को लिख रहे हैं, लेखांकन कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा व्यापार का लाभ या हानि कितना है, हमें हमारे व्यापार की संपत्ति दायित्व कितना है, हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति कितना है, हमारे व्यापार का पूंजी कितना है, हमारे व्यापार का आहरण कितना है, हमारे व्यापार के पास रोकड़ शेष कितना बचा है, हमने कितने रुपए का माल खरीदा, हमने कितने रुपए का माल बेचा है, यानी सब कुछ की जानकारी लेना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखो इसी तरह के आपके उद्देश्य मिलते जाएंगे। द्वारा लाई गई पूंजी एवं समय भी करते हैं, ताकि हमें व्यापार की पूंजी और व्यापार में जो आहरण हुआ है इसका भी ज्ञान पता चल जाए, समय समय पर हमें लेने की जरूरत पड़ता है, ये पता चल जाता है इससे, ठीक है। तो यह पद्धति व्यवसाय द्वारा लाई गई पूंजी एवं समय पर व्यक्तिगत खर्चों के लिए निकाली गई राशि का जानकारी विस्तार से उपलब्ध कराती है, यानी पूंजी और आहरण का भी ज्ञान दे देता है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है देनदार एवं लेनदार का ज्ञान, देनदार एवं लेनदारों का भी जानकारी देता है। भाई लेखांकन करने से हमें यह भी पता चल जाता है कि हमें कितना पैसा किसी से लेना है, हमें कितना पैसा किसी से लेना है, यानी हम कितने लोगों को उधार बेचे और कितना माल बेचे हैं, कितना उधार माल बेचा है, और वो पैसा हमें कितना लेना है किसी से, ये हमें पता चल जाता है। और हम लोग ये भी जान जाते हैं कि हमें किसको कितना देना है, यानी हम किससे कितना कितना उधार खरीद के रखे हुए, उधार पे हैं,
तो हमें कितना भुगतान करना है। तो लेनदार और देनदार दोनों का जानकारी भी इससे पता चलता है। तो इस पद्धति से एक निश्चित तिथि पर किससे कितनी राशि प्राप्त करनी है तथा किसे कितनी राशि का भुगतान करना है, इस बात का भी जानकारी आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट है क्रय विक्रय की जानकारी उपलब्ध कराना। पता है ना कि माल कितना खरीदा है, माल कितना बेचा है, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगा। यार देखा जाए तो सारा जानकारी, इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं, सीधे बात समझ लो कि आप व्यापार का लेखांकन क्यों करते हो। आप एक व्यापारी होते हैं तो किस लिए करते हैं, तो व्यापार से मिलने वाली सारी जानकारी इसके अंदर आप उद्देश्य में डाल सकते हो। ठीक है, तो क्रय विक्रय की भी जानकारी मिलता है, यानी इस पद्धति से एक निश्चित अवधि में खरीदे गए माल जिसे क्रय कहते हैं, लौटाए गए माल यानी जितना आपने माल लौटा दिया यानी क्रय वापसी बोल लो, बेचे गए माल यानी विक्रय कहते हैं, और ग्राहकों द्वारा लौटाए गए माल यानी सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, इन सब की जानकारी भी आपको मिलती है, यानी माल की पूरी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है रोकड़ शेष का ज्ञान उपलब्ध कराना। फिर से आगे बात हुई भाई, रोकड़ शेष का ज्ञान, संपत्ति का ज्ञान, दायित्व का ज्ञान, व्यापारिक स्थिति का ज्ञान, सबका ज्ञान, वित्तीय स्थिति का ज्ञान, ये सबका ज्ञान इससे मिलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको उद्देश्य में मिलता रहेगा। तो रोकड़ शेष का ज्ञान यानी यह पद्धति एक निश्चित तिथि को संस्था में रोकड़ शेष का ज्ञान उपलब्ध कराती है। इस पद्धति से इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि किन किन व्यक्तियों को अथवा संस्थाओं को कब कब कितनी रुपए का राशि का भुगतान किया गया है तथा कब कब कितनी रुपए जो है यानी रोकड़ राशि प्राप्त की गई। यह पद्धति इस बात की जानकारी उपलब्ध कराती है कि वर्तमान में कितनी रोकड़ संस्था के पास नगद में उपलब्ध है और कितनी राशि बैंक में जमा है। रोकड़ के बारे में पूरा ज्ञान कराता है, कहां से कब कब कितना कितना पैसा मिला, कहां कब कब कितना कितना रुपया दिया, हमारे पास कितना रुपया बाकी है, बैंक में हमारे कितना रुपया जमा रखा है, इस सारी जानकारी आपको इसके जरिए मिल जाती है। ठीक है, ये भी हो जाता है। नेक्स्ट है लाभ हानि का ज्ञान। भाई लेखांकन क्यों कर रहे हैं, लाभ हानि के लिए कर रहे हैं ना, तो इस प्रणाली के प्रयोग से हम लोग लाभ हानि जानकारी भी निकाल लेते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हुए। ठीक है, तो यह पद्धति एक निश्चित अवधि में व्यापारिक क्रियाओं से जुड़ी हुई लाभ हानि राशि का भी ज्ञान उपलब्ध कराती है। इसमें यह जानकारी अवधि की समाप्ति पर व्यापार एवं लाभ हानि खाता, जो आपको पढ़ना है आखिरी चैप्टर के तौर पे, लास्ट में आप पढ़ोगे कुछ आखिरी चैप्टर्स में, क्या व्यापार एवं लाभ हानि खाता यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फाइनल एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इसके जरिए आपको व्यापार में कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुआ है इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होती है। ये दोहरा लेखा प्रणाली का ही पार्ट है, उसमें ही आपको पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा आर्थिक स्थिति का ज्ञान उपलब्ध कराना। बोला ना वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति मतलब भाई वित्तीय स्थिति, और वित्तीय स्थिति भाई जानते हो ना आप लोग, वित्तीय स्थिति में क्या आता है, वित्तीय स्थिति में यह आता है कि संस्था के पास कितना रोकड़ है, अरे सॉरी कितना संपत्ति और कितना दायित्व है, इसकी भी जानकारी पता चलता है। और आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिति की जानकारी कहां से प्राप्त पता चलता है, इसमें संपत्ति और दायित्व जानना होता है, और संपत्ति और दायित्व पता चलता है आर्थिक चिट्ठा से। तो आर्थिक चिट्ठा बना करके वही जो हमने बोला ना व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनता है ना, उसके जस्ट बाद आर्थिक चिट्ठा बनता है, सब आपको आखिरी में पढ़ना है। तो वो बना करके एक संस्था की, एक व्यापार की क्या पता कर जाते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति यानी उस व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके पास कितनी संपत्ति, उसके पास कितना दायित्व है। ठीक है, इस पद्धति के का उद्देश्य एक निश्चित अवधि की अंतिम तिथि को संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना है। यह पद्धति इस बात की जानकारी भी उपलब्ध कराती है कि वर्ष के अंतिम तिथि पर संस्था के पास कितनी संपत्तियां किस मूल्य पर किस रूप में है तथा उसकी पूंजी और देयताओं की क्या स्थिति है। तो पूंजी और देयता यानी कैपिटल एंड लायबिलिटी क्या है, और संपत्तियां एसेट्स क्या है। ठीक है, ये भी इसके जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद, क्लियर है, मतलब देख रहे हो ना सारी जानकारी मिल रहा है, यही तो हमने बोला, यही है इसके अंदर, ये जानकारी मिलता है वो जानकारी मिलता है। ठीक, बात समझे, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखो। नेक्स्ट बात क्या कहता है इसको भी देख लो। यहां पर अगला बात देखोगे तो बता रहा है क्या, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखो। लेखांकन जो किया जाता है दोहरा लेखा प्रणाली से, ऐसे ही नहीं कि बस हमें ये सारी जानकारी मिलता है, अगर यही सारी जानकारी चाहिए तो दूसरी भी तो प्रणाली है, कोई और प्रणाली से भी काम कर सकते हैं। जैसे ये सारी की सारी बातें, जो बातें हमने यहाँ पे बताई, जो बातें हमने यहाँ पे समझाई, ये सब कुछ आपका महाजनी प्रणाली यानी इंडियन सिस्टम से भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो उद्देश्य है आपका क्या, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये केवल यही कर सकता है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली को ही विधान द्वारा यानी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो कानूनी आवश्यकता जो लेखांकन करने की आपकी एक आवश्यकता है कि कानूनी कभी वाद विवाद या कुछ भी होता है तो हम अपने लेखांकन को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो आवश्यकता केवल यही प्रणाली पूरा करता है। तो ये भी एक उद्देश्य है। ठीक है, तो इस पद्धति का उद्देश्य आयकर एवं अन्य अधिनियमों की व्यवस्था के अनुरूप ही खाते तैयार करना है, अतः इस पद्धति से खाते के वैधानिक रूप से भी मान्य हो जाते हैं।
ठीक है, तो वैधानिक मान्यता बस इसी को मिलता है, इसलिए यही उद्देश्य इसके साथ है। अगला अगला सूचनाएं उपलब्ध कराना, बता ही दिया कि सारी सूचनाएं इससे उपलब्ध होता है, सारी की सारी सूचनाएं जो आपने अभी तक पढ़ा आया वो सूचना ही तो था। ठीक है, तो इस पद्धति से आवश्यक लेखांकन में हित रखने वाले सभी पक्षकारों को, जैसे जैसे व्यापार का स्वामी हो गया, प्रबंधक हो गया, विनियोक्ता हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, बीमा कंपनी हो गया और सरकार आदि, इनको समय समय पर व्यवसाय से संबंधित जो भी वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना होता है वो भी इससे मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रणाली जो भी लेखांकन की सूचनाओं में हित रखने वाले लोग हैं उनको लेखांकन सूचना भी उपलब्ध कराता है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है अशुद्धियों अशुद्धियों एवं छल कपट को रोकना, जो आपने पीछे भी पढ़ा, विशेषता में भी जाना ना कि इस प्रणाली से अशुद्धि और छल कपट कम होता है, पढ़ा ना। तो अशुद्धि और छल कपट को रोकने के लिए भी इस प्रणाली की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे क्रमानुसार इस तरीके से सारे काम किया जाता है। इस पद्धति का उद्देश्य लेखांकन में हुई अशुद्धियां एवं छल कपट को रोकना है। इस पद्धति से जो परीक्षा सूची यानी जो तलपट होता है, ठीक है, वो तलपट बनता है तो वो जांच कर लेता है, तो तलपट के आधार पर लेखांकन में हुई अशुद्धियों एवं छल कपट की जानकारी कर उसे दूर करने के आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस पद्धति में तलपट बना करके गलतियां ढूंढ करके उस गलतियों को सुधार किया जा सकता है। तो ये भी इस प्रणाली का उद्देश्य है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का पूरा कॉन्सेप्ट। क्या क्या पढ़ा? दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है, सबसे पहले तो पूरा प्रणाली का नाम देखा, लेखांकन की प्रणालियां क्या होती हैं, फिर उसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है ये जाना, फिर दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं जाना, और फिर दोहरा लेखा प्रणाली का उद्देश्य जाना। ये सारी बातें जाना। ठीक है, कितने % बच्चों को समझ में आया? क्या दिक्कत हो गया भाई इतने में समझने में? आप लोग से पढ़े कैसे होता है, किस तरह से हो सकता, देखो कि स्क्रीन पर में 3 लाइन आंसर है कनेक्टेड। दोहरा लेखा प्रणाली जो क्वेश्चन कहता है कि दोहरा लेखा प्रणाली जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसके जनक कौन है? इसके जनक जो लूकस पैसोली है वो कहाँ के निवासी थे? जनक का नाम ही दे दिया है। दोहरा लेखा प्रणाली जो के जनक जो लूकस पैसोली है वो कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के, इटली के, ब्रिटेन के, अमेरिका के? कौन? ठीक है, इटली के वेनिस नगर, याद है ना, वहां के निवासी थे। और यहां पर कितने बच्चों ने सही आंसर दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पैसोली, वही मतलब लूकस पैसोली ने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? लूकस पैसोली ने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में कब बताया था, कब उसका प्रतिपादन किया था उस सिद्धांत का? 1494 में, 1974 में, 1484 में, 1543 में। यहाँ पे ईस्वी भी लगा लेना। भाई कान्हा सोनी पढ़ाया है। देखो जो एकदम स्टार्टिंग वाला पहला चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो लेखांकन का दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म किया था कब? इटली के वेनिस नगर में। ठीक है, 1474 नहीं, क्या 1494? ठीक है, 1494 में किया था। जो 1974 आपने बोल दिया ये नहीं है भाई, 1974 में लूकस पैसोली जिंदा ही नहीं थे। 15वीं सदी के आदमी को आप कहां से 20वीं सदी में जिंदा कर रहे हो? मर गए थे भाई, उस समय वो थोड़े ना थे। तो विशाल पटेल, ये कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरीज, यही वो किताब था चलो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया, यही किताब लूकस पैसोली की डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरीज, यही वो किताब था जिसके तहत लेखांकन का जन्म हुआ है, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ, पुस्तकालन का जन्म हुआ। इस किताब का जो है किस सन में प्रकाशित हुई थी? लूकस पैसोली की ये किताब जो है वो किस सन में प्रकाशित हुई थी बताओ? 1400 में, यहाँ पे सन पहले दे दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1400 में, 1494 में, 1594 में, 1694 में। अब यहाँ पे तो 100% हो जाना चाहिए। दो और एक, वही 1494 जो अभी हमने बताया भाई वही तो है, इसी किताब के बारे में तो बात करते हैं। सन 1494 में इटली के वेनिस नगर में लूकस पैसोली ने डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरीज नामक किताब लिखा था, जिससे दोहरा लेखा प्रणाली, पुस्तकालन या लेखांकन का जन्म हुआ। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदों के पहलू होते हैं, पक्ष होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में हर सौदे के कितने पहलू, पक्ष होते हैं? 1 2 3 4। अब यहां मतलब देखिए कितने भी, यहाँ पे यार 100% नहीं हुआ तो फिर तो इधर, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? नाम ही दोहरा लेखा प्रणाली, इसी से समझ सकते हो दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक पहलू के जो है 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यार 5 पुस्तक उसमें लिखना है। एक ही लेन देन के 2 प्रणाली का अर्थ। विशाल पटेल, गोलू झा, अनामिका मौर्य, ये टॉप 10 बच्चे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे लास्ट।
ये क्वेश्चन क्या कहता है कि पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली आज समझा ना, उसका अर्थ क्या है। लेखा पुस्तकों के दो सेट्स में प्रविष्टि, दो हमारे लेखा पुस्तक होंगे उसमें लिखना है। एक ही लेन देन के दो पहलुओं की प्रविष्टि, एक ही लेन देन होगा यानी एक ही सौदा होगा, उसको दो पहलुओं में लिखना। दो तिथियों पर लेखा करना है, दो अलग अलग डेट्स पे लिखना, इनमें से कोई नहीं। दोहरा लेखा प्रणाली का इसमें वास्तविक अर्थ क्या है। चलो ब्लॉक एक ही लेन देन के दो पहलुओं यानी दो पक्षों में लेखा करना, ऑप्शन बी सही है। और कितने बच्चों ने सही, मुस्कान ने भी थोड़ा सा एमसीक्यू